गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। विवेकानंद क्लासेज दीपकथाना में आपका स्वागत है। मैं LR मीना बायोलॉजी सब्जेक्ट का अध्यापन करा रहा हूँ। पिछले वीडियो में मैंने आपको चैप्टर नंबर 1 पढ़ाया था, जीव जगत। कौन सा चैप्टर था? जीव जगत, पार्ट नंबर 1, जीव जगत, एनिमल किंगडम, एनिमल किंगडम, जीव जगत। तो जीव जगत में मैंने आपको विभिन्न पद्धतियों के बारे में बताया था कि जैसे मान लीजिए पहली पद्धति का नाम दिनाम पद्धति था। क्या नाम था? दिनाम पद्धति। तो दिनाम पद्धति कैरोलस लीनियस ने दी, कैरोलस लीनियस ने। और इसमें बताया गया कि प्रत्येक जीव का नाम 2 शब्दों से मिलकर बना होता है। पहला शब्द वंश होता है, दूसरा शब्द जाति होता है। कैरोलस लीनियस ने एक पुस्तक का प्रकाशन किया जिसको हम सिस्टमा नेचुरी कहते हैं। कौन सी पुस्तक बोलते हैं? सिस्टमा नेचुरी पुस्तक बोलते हैं। इन्होंने बताया कि वंश जो शब्द होता है वो बड़ा अक्षर से लिखा जाता है, जाति जो शब्द होता है वो छोटे अक्षर से लिखा जाता है। ये हमने दिनाम पद्धति में पढ़ा था। दूसरी पद्धति थी त्रिनाम या त्रिजगत पद्धति। तो त्रिजगत पद्धति थी वो स्टिकलैंड ने दी थी, स्टिकलैंड ने त्रिजगत पद्धति दी। इन्होंने बताया कि अगर किसी नाम के अंत में वंश से जाति जुड़ जाए तो उस पद्धति को हम त्रिनाम पद्धति कहते हैं। अगर मोनेरा, प्रोटिस्टा और फंजाई, ये 3 जगत हैं। तो यहाँ पर इनको भी इस प्रकार से बोलते हैं कि भाई त्रिजगत में कितने जगत होते हैं? 3 होते हैं। पहले को मोनेरा कहते हैं, दूसरे को प्रोटिस्टा कहते हैं, तीसरे को फंजाई या कवक कहते हैं। ये सारे हमने त्रिजगत पद्धति में पढ़ा था। इसके बाद में अगली जो पद्धति 4 जगत पद्धति, कौन सी थी? 4 जगत पद्धति। ये पद्धति कॉपलैंड ने प्रस्तुत की थी। और इस पद्धति के अनुसार जीव जगत को हम 4 भागों में बांटते हैं। पहला कॉमन सही रहेगा मोनेरा, दूसरा प्रोटिस्टा है, तीसरा फंजाई है, चौथा हम यहाँ पर जोड़ देंगे प्लांटी। क्या जोड़ देंगे? प्लांटी जोड़ देंगे, जिसमें पादपों को शामिल किया जाता है। इसके बाद में हमने पढ़ा था पंच जगत अवधारणा। क्या पढ़ा था इसमें? पंच जगत अवधारणा या पंच जगत पद्धति। पंच जगत पद्धति R.H. व्हिटकर, यानी वैज्ञानिक का नाम है रॉबर्ट H. व्हिटकर ने 1969 में प्रस्तुत की। ये वर्गीकरण की सबसे मान्य पद्धति है। इसके अनुसार जंतुओं को हम 5 जगत में बांटते हैं, जिसका एम आ गया मोनेरा। एम किसको दर्शा रहा है? आपके सामने मोनेरा को दर्शा रहा है। दूसरी जो पद्धति आपके सामने पी है, ये प्रोटिस्टा को दर्शा रहा है। किसको दर्शा रहा है? प्रोटिस्टा को। तीसरा जो आपके सामने है एफ फंजाई को दर्शा रहा है। और जो आपके सामने चौथा जो है पी, ये प्लांटी को दर्शा रहा है। और जो 5वीं आपके सामने आती है वो है एनिमेलिया। क्या बोलते हैं इसको? एनिमेलिया। यानी यहाँ पर 5वां जगत जुड़ जाएगा, एनिमेलिया। तो ये कहने का मतलब त्रिजगत पद्धति और 4 जगत पद्धति और 5 जगत पद्धति सेम ही है, वैसे इनकी संख्या बढ़ती जाएगी। मोनेरा और प्रोटिस्टा, फिर फंजाई, फिर उसके बाद में प्लांटी, उसके बाद में एनिमेलिया। आज तो हम पढ़ेंगे, यहाँ पर पढ़ेंगे वर्गक या टैक्सॉन क्या होता है। वर्गक या टैक्सॉन क्या होता है, या वर्गीकरण में काम आने वाले पद। वर्गीकरण में काम आने वाले पद, वर्गीकरण में काम आने वाले पद, या इनको हम बोलते हैं वर्गक, टैक्सॉन। क्या बोलेंगे? टैक्सॉन या टैक्सा। तो देखिए आपके सामने वर्गीकरण में काम आने वाले पद कौन से हैं। इससे पहले हम आपके सामने
इनका एक तिरछे क्रम में इन सभी पदों को लिख रहे हैं। सबसे पहला जो पद आता है वो आपके सामने आता है जगत। कौन सा आता है? जगत। जगत को हम बोलते हैं किंगडम। ठीक है। जगत के बाद में फिर दूसरा पद आता है संघ। दूसरा पद कौन सा आता है? संघ या फाइलम। ठीक है। इसके बाद में संघ के बाद में तीसरा जो आपके सामने आता है उसे हम वर्ग, क्लास। वर्ग के बाद में जो आपके सामने आता है वो आता है गण, ऑर्डर। ऑर्डर के बाद में जो आता है आपके सामने कुल आता है फैमिली। फैमिली के बाद में आता है वंश, जेम्स, और उसके बाद में आता है जाति या स्पीसीज। यानी जाति भी अगर मान लीजिए भौगोलिक वातावरण के कारण अनेक उपजातियों में बढ़ जाती है तो आपके सामने जाति के बाद में नीचे उपजाति आ जाएगा। अब देखो मैंने सभी वर्गीकरण में काम आने वाले पदों को मैंने तिरछे क्रम में लिखा है, इटैलिक्स सिस्टम में लिखा है। तो इस पद्धति को हम क्या बोलते हैं? पदानुक्रमिक पद्धति या हेरारिकी सिस्टम। वर्गीकरण में काम आने वाले विभिन्न पदों को अगर हम तिरछे क्रम में लिखते हैं, इटैलिक्स क्रम में लिखते हैं, तो इस पद्धति को पदानुक्रम पद्धति या हेरारिकी सिस्टम कहते हैं। अब देखिए इसमें वर्गीकरण का सबसे बड़ा जो इकाई है या टैक्सोन है वो क्या है? जगत है। यानी सबसे बड़ा टैक्सोन, मान लीजिए सबसे बड़ा टैक्सोन या टैक्सोन कौन सा है? तो आपके सामने जगत है। वर्गीकरण की सबसे छोटी इकाई कौन सी है? जाति है। अगर जाति उपजाति में बढ़ जाती है, सब स्पीशीज में बढ़ जाती है, तो उस कंडीशन में या स्थिति में वर्गीकरण की सबसे छोटी इकाई कौन सी हो जाएगी? उपजाति हो जाएगी। ठीक है। अब इनका हम एक एक का वर्णन कर रहे हैं, साथ ही उदाहरण भी पढ़ रहे हैं। वर्गीकरण में कौन कौन से पद हैं? सबसे पहले देखिए आपके सामने जाति पढ़ा रहा हूं मैं। जाति को हम स्पीशीज कहते हैं। वर्गीकरण की सबसे छोटी इकाई कौन सी होती है? जाति होती है, स्पीशीज होती है। अगर भौगोलिक वातावरण के कारण जाति उपजाति में बढ़ जाती है तो उस स्थिति में सबसे छोटी इकाई उपजाति हो जाती है। अब आपके सामने जाति शब्द सबसे पहले किसने दिया था? तो यहाँ आपके सामने जॉन डे वैज्ञानिक ने दिया था। किसने दिया था? जॉन डे वैज्ञानिक ने जाति या स्पीशीज शब्द दिया। जॉन ने बताया कि जीवों का वह समूह जो समान जनन करता है, समान जनन करता है, जीवों का वह समूह जो समान जनन करता है उसे हम जो क्या बोलेंगे? जाति। यानी समान जनन करने वाले जीवों के समूह को हम क्या बोलते हैं? जाति। और जाति सिद्धांत किसने दिया था? वो भी जॉन डे ने ही दिया था। ठीक है। जैसे आप जानते हो, उदाहरण के तौर पे मैं बताता हूं आपको कि जो कौवा है उसको हमें भारत में अलग नाम से, श्रीलंका में अलग नाम से और बर्मा देश में अलग नाम से, यानी उसका जो जाति होता है ना, उपजाति होता है, वो अलग अलग होता है। जैसे भारतीय कौवे को हम क्या बोल रहे हैं? तो आपके सामने जैसे पहले आ गया कावर्स, क्या नाम आ गया? कावर्स, स्प्ले डेंस, और दूसरे बार भी है स्प्ले डेंस। कावर्स, स्प्लेडेंस, स्प्लेडेंस। तो ये तो क्या हो गया? वंश, और ये हो गई जाति, और ये हो गई उपजाति। यानी अनेक उपजातियां मिलकर किसका निर्माण करती हैं? जाति का निर्माण करती हैं। तो आपके सामने श्रीलंका का वैज्ञानिक नाम, कौवे का नाम, ये देखिए कावर्स कॉमन है, इसे कैसे आ जाएगा? स्प्लेडेंस कैसे आ जाएगा? अंतर के उपजाति में है। तो यहाँ पर आपके सामने आ गया श्रीलंका में प्रोलीगैट्स। क्या आ गया? प्रोलीगैट्स।
इसके बाद में बर्मा में जो कौवा है, कावर्स या वंश कॉमन है, स्प्लिडेंट जाति भी कॉमन है, लेकिन यहाँ पर हो गया इंसॉलेंस। क्या हो गया? इंसॉलेंस हो गया। तो मैंने आपको बताया कि जाति भौगोलिक वातावरण के कारण अनेक उपजातियों में बढ़ जाती है। जैसे देखिए भारतीय, श्रीलंका, बर्मा में कौवा को हम उपजाति भिन्न उपजातियों में बांट देते हैं। जैसे कावर्स सब में कॉमन है, इसमें स्प्लिडेंट्स भी सब में कॉमन है, लेकिन भारतीय कौवा की उपजाति का नाम स्प्लिडेंट्स है, श्रीलंका के कौवे की उपजाति का नाम प्रोलिगेट्स है, और बर्मा में जो कौवा है उस उपजाति का नाम इंसॉलेंस है। अनेक जातियां मिलकर वंश का निर्माण करती हैं। इसका निर्माण करती हैं, वंश का निर्माण करती हैं अनेक जातियां मिलकर, और वंश को हम जीनस कहते हैं। और इन दोनों पदों को अगर मान लीजिए साथ मिला दिया जाए तो उस पद्धति को हम बोलते हैं द्विनाम पद्धति। क्या बोलते हैं उसको? द्विनाम पद्धति बोलते हैं। द्विनाम पद्धति क्या कहती है कि प्रथम अक्ष तो वंश होता है, दूसरा शब्द जाति होता है। द्विनाम पद्धति आप सब जानते हो, कैरोलस लिनियस वैज्ञानिक ने प्रस्तुत की। अब आपके सामने देखिए वंश और जाति को स्पष्ट कीजिए। जैसे आम है, मैंगो, इसका वैज्ञानिक नाम है मैंजीफेरा इंडिका। क्या नाम है? मैंजीफेरा इंडिका। तो मैंजीफेरा तो क्या है? जीन्स या वंश है, और इंडिका क्या है? जाति है। तो देखिए आपके सामने वंश का पहला अक्षर कैपिटल अक्षर से लिखा जाता है, जाति का पहला अक्षर स्मॉल लेटर से लिखा जाता है। ऐसे ही मनुष्य का देखिए उदाहरण, होमो सैपियंस, तो यहां पर होमो ऐसे लिख देंगे, सैपियंस। तो देखिए होमो तो क्या है? वंश, और सैपियंस क्या है? जाति। अनेक वंश मिलकर कुल का निर्माण करते हैं। अनेक वंश मिलकर कुल का निर्माण करते हैं। अलग अलग जीवों का कुल अलग अलग होता है। जैसे मनुष्य की बात करें, मनुष्य का कुल है होमोनिडी। कौन सा है? होमोनिडी। और मक्खी की बात करें हम, तो मक्खी का जो कुल है वो आपके सामने मस्कडी है। कौन सा कुल है? मस्कडी है। इसके बाद में अनेक कुल मिलकर गण या ऑर्डर का निर्माण करते हैं। यानी अनेक कुल मिलकर किसका निर्माण करेंगे? गण या ऑर्डर का निर्माण करेंगे। अलग अलग जीवों का गण भी अलग अलग होता है। जैसे आपके सामने मनुष्य का उदाहरण चल रहा है आपके सामने, तो मनुष्य का गण कौन सा है? प्राइमेट्स। यानी मनुष्य किस गण का सदस्य है? प्राइमेट्स गण का सदस्य है। इसके बाद में जैसे मान लीजिए कुत्ता है, बाघ है, ये कौन से गण के सदस्य हैं? कोर्निवोरा। कौन से गण के सदस्य हैं ये? कोर्निवोरा गण के सदस्य हैं। अनेक गण मिलकर, ये देखिए अनेक गण मिलकर वर्ग का निर्माण करते हैं। और आपने पढ़ा है कि वर्ग जैसे मान लीजिए मनुष्य है, मनुष्य का वर्ग क्या है? सभी जानते हैं हम, स्तनधारी मैमेलिया है। और आपके सामने मक्खी जो अभी आपने पढ़ी है, मक्खी का वर्ग कौन सा है? तो वो आपके सामने इंसेक्टा है। कौन सा है? इंसेक्टा है। सबसे बड़ा वर्ग है इंसेक्टा। जंतु जगत में सबसे बड़ा वर्ग कौन सा है? इंसेक्टा है। अनेक वर्ग मिलकर संघ का निर्माण करते हैं। और आप जानते हैं मनुष्य का संघ कौन सा है? मनुष्य का संघ कोर्डेटा है। कौन सा संघ है? कोर्डेटा। और मक्खी का संघ कौन सा है? आर्थ्रोपोडा। तिलचट्टा है, बिच्छू है, इनका संघ क्या होता है? आर्थ्रोपोडा होता है। और जंतु जगत में सबसे बड़ा संघ कौन सा है? आर्थ्रोपोडा। इसलिए इसका वर्ग इसका होगा सबसे बड़ा इंसेक्टा। सबसे बड़ा वर्ग इंसेक्टा, सबसे बड़ा संघ आर्थ्रोपोडा होता है। अनेक संघ मिलकर एक जगत का निर्माण करते हैं। ठीक है। अब आप जानते हो कि अनेक संघ मिलकर जगत का निर्माण करते हैं। जगत दो होते हैं, पादप जगत और जंतु जगत। पादप जगत और जंतु जगत। पादप के अंदर पादपों को रखा जाता है और जंतु जगत में जंतुओं को रखा जाता है। इसलिए वर्गीकरण में सबसे बड़ा टैक्सॉन या वर्गीकरण की सबसे बड़ी इकाई का नाम है जगत और सबसे छोटी इकाई का नाम है जाति या स्पीशीज। अगर उपजाति है तो वर्गीकरण की सबसे छोटी इकाई कौन सी हो जाएगी? उपजाति हो जाएगी।
तो ये थे वर्गीकरण में काम आने वाले पद। ठीक है, अब इसके बाद में अगला जो बिंदु है आपके सामने वो इसके अंदर है हर्बेरियम। क्या आते हैं इसमें? हर्बेरियम। देखिए पहला है हर्बेरियम, दूसरा आपके सामने है चिड़ियाघर या जंतुदान, वानस्पतिक गार्डन, और चौथा है कुंजियां। चौथा कौन सा है? कुंजियां। तो देखिए ये आपके सामने पाठ का लास्ट बिंदु है। हर्बेरियम क्या होता है, चिड़ियाघर क्या है, या जो जंतुद्यान क्या है, वानस्पतिक गार्डन क्या है, और कुंजियां क्या है। तो सबसे पहले देखिए हर्बेरियम, जब सजीवों को या पादपों को, सूखे हुए पादपों को किसी सफेद कागज की शीट पर चिपकाया जाता है तो बनी संरचना को हम क्या बोलते हैं? हर्बेरियम। यानी मृत पादपों का संग्रह जिस जगह किया जाता है उस जगह को हम हर्बेरियम कहते हैं, पादप संग्रहालय कहते हैं, हर्बेरियम कहते हैं। इसके लिए क्या होता है कि सफेद कागज का मोटा कार्ड लेते हैं और इस मोटे कार्ड को हम सीट भी बोल सकते हैं, तो इसको हम बोलते हैं हर्बेरियम सीट। क्या बोलते हैं इसको? हर्बेरियम सीट बोलते हैं। क्या बोलेंगे इसको? हर्बेरियम सीट। जो हर्बेरियम सीट होती है आपके सामने, अलग अलग हर्बेरियम में अलग अलग प्रकार की होती है। इससे हर्बेरियम में हमें यानी वर्गीकरण में क्या जानकारी मिलती है, तो आप बताएंगे हर्बेरियम से हमें पौधों की विशेषताएं, स्वभाव, आकार के आदि की जानकारी मिलती है। अब देखिए हर्बेरियम में जैसे मान लीजिए सबसे पहले जानकारी है पादप का या सजीव का या जंतु का सामान्य नाम होना चाहिए। पादप का क्या होना चाहिए? सामान्य नाम। तो यहां लिख देंगे हम पादप का सामान्य नाम। दूसरा जो आपके सामने है सजीव का वैज्ञानिक नाम। सजीव का क्या होना चाहिए? वैज्ञानिक नाम होना चाहिए। जैसे मान लीजिए आपके सामने आम है, आम की पत्ती है, तो आम का वैज्ञानिक नाम मेंजिफेरा इंडिका हो जाएगा। तीसरा जो आपके सामने है कि संग्रह करने की दिनांक, किस दिन को हमने संग्रह किया उसके दिनांक हमें लिखे होने चाहिए। चौथा जो आपके सामने है संग्रह स्थान, कहां से हमने संग्रह किया था इसका, पादप का या किसी भी जीव का संग्रह कहां से किया, उस स्थान का नाम होना चाहिए। पांचवा जो आपके सामने है वो है संग्रहकर्ता। क्या नाम है? संग्रह करता है। ये सारी जानकारी हमें हर्बेरियम के द्वारा प्राप्त होती है। इसके बाद में आता है चिड़ियाघर या जंतुदान। तो नाम से स्पष्ट है कि जहां पर जंतुओं को रखा जाता है उस स्थान को हम चिड़ियाघर या जंतुदान कहते हैं। यहाँ सांप, चीता, बाघ वगैरह, लोमड़ी, अन्य मगरमच्छ हैं, जो सभी जो आपके सामने उन्हें हमें जंतुदान में रखते हैं। वानस्पतिक गार्डन का मतलब जहां पर पादपों को रखा जाता है, पादपों को उगाया जाता है, उसे वानस्पतिक गार्डन कहते हैं। विश्व में अनेक वानस्पतिक गार्डन हैं आपके सामने, जैसे वानस्पतिक गार्डन क्यू कहाँ है? इंग्लैंड में है। वानस्पतिक गार्डन क्यू कहाँ है? इंग्लैंड में है। भारतीय वानस्पतिक उद्यान कहाँ है? लखनऊ में है। इस प्रकार से बॉटनिकल गार्डन कहाँ है? आप बताएंगे कलकत्ता में है, हावड़ा कलकत्ता में है। तो इस कहने का मतलब मेरा ये है कि वानस्पतिक उद्यान अलग अलग देशों में अलग अलग हैं। चौथा आता है कुंजियां। किसी भी कथन की सत्य असत्य की जांच करने के लिए हमें जिन तकनीकी को काम में लेते हैं उन्हें हम कुंजियां कहते हैं। कुंजिया के द्वारा हम पादपों का वर्गीकरण कर सकते हैं, पादपों की जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। तो यहाँ पर कुछ उदाहरण हैं आपके सामने कुंजियों के। पहला है फर्स्ट बिंदु। फर्स्ट का फर्स्ट कोवा नभ में उड़ता है। पहला वाक्य है सत्य सत्य वो बताना हमें। दूसरा है आपके सामने गाय द्विपदचारी है।
द्विपदचारी जीव है। तो देखिए कौवा नभ में उड़ता है, बिल्कुल सही है। पक्षी आकाश में उड़ते हैं, इसलिए यहाँ पर हो गया हाँ सत्य है। और दूसरा देखिए गाय द्विपदचारी है, गाय के 2 पैर होते हैं, नहीं मनुष्य के 2 पैर होते हैं, इसलिए गलत है, नहीं। यहाँ पर क्या जाएगा, है सत्य। इसी प्रकार से दूसरा उदाहरण आप दे सकते हैं, जैसे आपके सामने है स्टारफिश, एक मछली का नाम है या मछली है, और दूसरा आ गया आपके सामने एक हिप्पोकैम्पस, एक समुद्री घोड़ा है। तो देखो हमें सत्य बताना है। स्टारफिश एक मछली है, बिल्कुल स्टारफिश एक मछली है, लेकिन वो इकाइनोडर्मेटा की है, तो यहाँ पर हो गया हाँ। और हिप्पोकैम्पस का नाम समुद्री घोड़ा है, ये भी हाँ है। तो कहने मतलब कुछ वाक्य दिए होते हैं, कथन दिए होते हैं, जिनको हम सत्य सत्य बताते हैं, तो इनसे हमें कुंजियां, इन सभी को कुंजियां कहते हैं। इस प्रकार से हर्बेरियम, चिड़ियाघर या जंतुउद्यान, वानस्पतिक गार्डन और कुंजियां पादपों के संरक्षण करने की प्रमुख विधियां मानी जाती है। ठीक है, इसके साथ आपका जीव जगत चैप्टर कंप्लीट हो गया है। साथ में पढ़िए और इनके नोट्स भी बनाइए। धन्यवाद।